हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज का दिन है 20 मार्च 2023। ये मेरे लिए मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट दिन भी कह सकती हूँ, बहुत यादगार दिन बोल सकती हूँ, न्याय का दिन बोल सकती हूँ। इस दिन जो निर्भया के 4 आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दी गई है 20 मार्च 2020 को। तो ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। एक स्त्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, किसी की बेटी होने के नाते और एक बेटी की माँ होने के नाते और सर्वप्रथम एक महिला होने के नाते मैं इस केस से, जो ये केस है सन 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, तब से मैं इस केस के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इसकी जो भी अपडेट वगैरह सब पे कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही जाता था। और इस केस में जो अपने न्याय की बात करें तो लगभग 7 साल और कुछ समय इसके अंदर लगा है, तब जाके गुनहगार है उनको फांसी की सज़ा हुई है। तो जो मेरा आज का जो वीडियो रहने वाला है वो निर्भया और निर्भया से रिलेटेड रेप का जो मुद्दा है, आरोपी, बस इसी के इर्द गिर्द अपन बात करने वाले हैं। यदि आप जल्दबाजी में इस वीडियो को सुनने के लिए आए हैं तो मत रुकिए ना, तसल्ली से सुन के जाइएगा पूरा। तो बात करते हैं 16 दिसंबर 2012 के दिन। संडे का दिन था। निर्भया साइंस की पढ़ाई कर रही थी और कुछ समय बाद उनका सपना था कि वो डॉक्टर की भी पढ़ाई करे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो संडे का दिन था, उन्होंने सोचा कि आज अपन बाहर जाते हैं, घूमते हैं, करते हैं और अपने पिक्चर वगैरह देखते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं। तो वो अपने दोस्त के साथ घूमने चली गई। उन्होंने मूवी देखी और लगभग रात के 9 बजे वो लोग फ्री हो गए। तो जब घर आने के लिए वापस निकले तो दिसंबर का महीना, ठंड का टाइम, 9-10 बजे के करीब ना उनको कोई टैक्सी मिली ना कुछ मिला। ये सबसे बड़ी बात रही। और उन्होंने घर पे से किसी को बुलाया भी नहीं कि हमें लेने आ जाओ। बस फिर क्या है, वो टैक्सी और घर जाने की उसमें जल्दी में उन्होंने एक वॉल्वो जाती देखी रोड पे और उसके अंदर वो बैठ गए। वॉल्वो की स्टोरी पे आए उससे पहले वॉल्वो की जो ड्राइवर है उसकी बैक स्टोरी पे चलते हैं। वॉल्वो तो किसी और की थी, मालिक कोई और था। जो ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था वो अपने दोस्त, 4-6 जने थे टोटल, तो ड्राइवर और 5 दोस्त। तो वो घर से ही पहले फुल नशा करके, खा पी के और फिर ऐसे ही मतलब मस्ती करने के या कहूँ कुछ भी ऊट पटांग हरकत करने के मूड में निकले हुए थे। बस को लेकर रवाना हो गए। बस के अंदर वो इस तरह से बैठे हुए थे 5 जने की कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा जैसे सवारियाँ जा रही हो। और निर्भया नहीं बैठी थी ना, उससे पहले एक आदमी भी उस बस में बैठा था, तो उससे मारपीट की, उसका फ़ोन ले लिया, उसके पैसे ले लिए, उसको धक्का मार के बस से उतार दिया। वो आदमी पुलिस के पास भी गया, दिल्ली पुलिस के पास, बट पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आप देखिए थी उस टाइम पे ही उस आदमी के कहने पे इस बात को सुनते तो क्या पता उस दिन ये घटना नहीं होती, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बात है दिल्ली की, अपने राजधानी क्षेत्र की। तो बस फिर क्या है, निर्भया अपने दोस्त के साथ बैठ गई। उन्होंने यही समझा कि शायद इसके अंदर सवारियां बैठी हुई है। जैसे ही वो लोग बैठे, थोड़ी देर बाद वो 5 जने उन दोनों के पास में आने लगे, लड़की के साथ छेड़छाड़ी करने लगे, लड़के को मार पीट बेहोश करके आगे ही उन्होंने बांध दिया सीट के और लड़की के साथ मारपीट करते उसको पीछे ले गए। बारी बारी से 6 जनों ने रेप किया। रेप ही नहीं किया, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें सरिया वगैरह ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करी और डाली भी सही, और उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको डैमेज कर दिया। यहाँ तक कि जो लड़की की आंत है, इंटेस्टाइन है, वो पूरी बाहर आ गई थी। अब आप इसे क्या कहेंगे। और ये सब करने के बाद बस को लगभग 3-4 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाते रहे और फिर अंत में उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से उन्होंने निकाल लिए और उन दोनों को एक सुनसान सी जगह पे छोड़ दिया। और ड्राइवर ने ये तक कोशिश करी थी कि इन दोनों को कुचल दिया जाए, ना जिंदा रहेंगे, ना बयानबाजी होगी, ना कोई केस होगा, बट वो बच गए। फिर किसी अजनबी की राह चलते उन पे नज़र पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले उनको कपड़ों का इंतज़ाम किया और फिर उनको हॉस्पिटल में सेंड किया एम्बुलेंस के द्वारा। लड़के की भी हालत तो थोड़ी ख़राब थी, बट जो लड़की निर्भया बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में थी। लड़के का भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लड़की का भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लड़की के घर वालों को कॉल करके सूचना दी गई क्योंकि उन लोगों ने, अपराधियों ने उसका फ़ोन पहले ही छीन लिया था, स्विच ऑफ कर दिया था, तो इस कारण फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। जाहिर सी बात है कि 8-9 बजे तक यदि बेटी घर पे नहीं आएगी तो चिंता तो होती है माता पिता को। उन्होंने कॉल भी किया बट नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि रात को कोई ये पुलिस का कॉल आ रहा है कि आपकी बेटी इस हालत में, आप आ जाइए, तो उन माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी, इस बात को वही समझते हैं, या जो माँ बाप है वो अच्छे से समझ सकते हैं कैसा लगा होगा उस वक्त। तो डॉक्टर ने जब निर्भया की हालत देखी तो उनका ये पूरा बयान भी है, आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएगा।
उन्होंने ऐसे कहा कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ, मतलब इस केस में मैं कहाँ से सर्जरी करना शुरू करूँ, क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप जो निर्भया की मदर है उनका भी इंटरव्यू आप सुनेंगे, तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची ना लास्ट में जाते जाते ना 2 बूंद पानी के लिए भी वो तरस गई, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि डॉक्टर ने पानी देने से भी मना करा हुआ था। तो बस उनकी हालत इतनी थी, मतलब 12-13 दिन उनका संघर्ष रहा पूरा जीवन के साथ, उसमें बयान वगैरह उन्होंने दर्ज करवा दिए और उनको इलाज के लिए सिंगापुर भी सेंड किया था आपने भारत सरकार की तरफ से, बट सिंगापुर भी उनकी जान नहीं बच पाई, अंत में उनकी मृत्यु हो ही गई। आप देखिए, एक तो रेप हुआ, रेप के बाद फिर मृत्यु हो गई। अब माता पिता के लिए इससे बुरी घड़ी कोई हो नहीं सकती है कि बच्चे के साथ पहले तो रेप हो गया, अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है और अब ऐसे अपराधियों दरिंदों के साथ अब केस भी लड़ना है ना, कानूनी लड़ाई अलग लड़नी है। तो यही सब हुआ और उसको जो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में जो ट्रांसफ़र किया था ना, तो उनकी हालत तो पहले से ही मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। ट्रांसफ़र करना था तो या तो पहले ही कर देते, शुरू में ही कर देते तो शायद हो जाता, क्योंकि ना इस वाली न्यूज़ को है ना, मतलब मीडिया का बहुत कवरेज मिला था, पूरे दिन न्यूज़ पे यही चलता रहता था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना जनता खुद से आगे आई, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, सबका यही कहना था कि न्याय मिलना चाहिए, ऐसे पापी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। भाई ऐसे लोगों को आप दुष्ट, पापी, नीच ये शब्द तो हल्के ही लगेंगे ना यार, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, दरिंदे है ना। फांसी भी सही समय पे मिले तब न्याय, तो यही लोगों का कहना था कि भाई सुधार कीजिए, ऐसी चीज़ों को फास्ट कीजिए, बट ऐसा कुछ है नहीं है अभी तक। तो बस उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर उनके माता पिता की अलग जंग रही, कानून से, प्रशासन से, कानून के मतलब कोर्ट के चक्कर लगाना करना ये सब। तो बस ये सब उन्होंने लड़ा और फाइनली केस को जीते भी। सही देखिए, आसान नहीं होता है ना, जो उनकी बेटी की जो मृत्यु हुई है वो तो आजीवन दुख रहना ही है, वो तो कम होना ही नहीं है। फिर ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर अपने इंडिया में, सबको पता है यार है ना, कितना मुश्किल काम हो जाता है। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, जो उनका केस जो लड़ा था सीमा कुशवाहा मैडम ने ही लड़ा था। वो मैम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में आए हुए थे, लेकिन जब ये केस हुआ वो खुद प्रोटेस्ट करने गए थे दिल्ली में, और उसके बाद उन्होंने एलएलबी पहले ही की हुई थी, फिर उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ के और खुद से ये केस लिया और उन्होंने केस लड़ा और फाइनली सज़ा भी हुई। देखिए, जो निर्भया के पूरे 6 आरोपी थे, 6 जनों ने मिलकर गैंग रेप किया था। जब उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से एक जने ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली थी जेल में। बाकी के 4 जनों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई, और उनमें से जो एक जना था उसको नाबालिग या उम्र कम रहने की वजह से उसको सज़ा उसकी माफ़ कर दी गई और किसी अन्य राज्य में उसको शिफ्ट कर रखा है। ये बात किसी को भी नहीं पता, और उसको कोई रोज़गार भी खुलवा रखा है। आप देखिए यार, मतलब ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहते हैं, कितना बड़ा खतरा है ये लोग मानवता के लिए। जब उन लोगों को फांसी हुई तो इसका भी कवरेज पूरे दिन चल रहा था, और इस केस से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जब उनको फांसी हुई ना, तो कुछ लोग जेल के बाहर मिठाई वगैरह बांटने लग गए, तो कुछ लोग आ जाते हैं ना मानव अधिकारों की पीपड़ी बजाने के लिए, आदत होती है ना, फांसी दे दो तो मानव अधिकारों की दुआइयाँ देने चले जाते हैं। अरे भाई, उस टाइम कहाँ होते हो जब किसी लड़की पे ना तेजाब डाला जा रहा है उसके फेस पे, तब कहाँ होते हो रहते हो? सामूहिक रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, जब कहाँ मर जाते हो तुम मानव अधिकार वालों? हाँ, तब तुम्हें क्यों नहीं याद आती है? हाँ, कितनी लड़कियां गर्भपात होता है उनका, लिंग हम जांच परीक्षण, उनकी लिंग परीक्षण करवा के और नहीं रखा जाता है घर में, उनको मृत्यु दे दी जाती है। ऐसी कितनी ही अनेक प्रथाएं जो स्त्रियों के खिलाफ है, तब आप लोग कहाँ होते हैं? हाँ, दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया जाता है और अन्य कहीं सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो तब मानव अधिकार वालों की छुट्टियों पे गए होते हैं ये लोग, तब नहीं बोलते हैं फांसी। एक बात बताइए, ऐसे लोगों को फांसी नहीं देंगे तो क्या समाज के लिए खतरा बना लेंगे क्या? ऐसे लोगों का समाज के बीच में रहने का मतलब है पूरी मानवता का मतलब खतरे में आना है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग यदि रहेंगे तो। आपको ये भी बता दूं मैं कि वो जो जब जेल में थे तो उनके ऊपर दूसरे देशों के लोग आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। तो उनमें से एक, मुझे किसी भी उनके एक ही आरोपी का नाम ध्यान है, बाकी मुझे किसी का भी ध्यान नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहती, ऐसे दुष्ट नीच लोगों का रख के क्या करना है। तो उनमें से एक जने ने ऐसे बोला था कि ना लड़कियों को ना 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब लड़कियां घर से 9 बजे बाद बाहर निकलेगी तो तुम लोग उसका रेप कर दोगे क्या? हाँ, रेप कर दोगे? मतलब तुम्हारा रेप करना सही है, लेकिन लड़की का 9 बजे बाद घर से निकलना गलत है।
तो मैं ये सही गलत सर्टिफिकेट बांटने का हक किसने दिया है समाज में? यहाँ लड़का और लड़की हम दोनों बराबर है ना। अब देखिए आप, ये विकृत मानसिकता है ना, ये सब मानसिकता का खेल है। ऐसे ऐसे लोग रेप कर रहे हैं यार, जिनके 2-2 बच्चे हैं, उनको क्या नौबत आ गई है रेप करने की? 6-6 जने मिलके एक लड़की का रेप करते, क्या किसी के मन में जरा सा वो नहीं आता कि हम ये सब इतना गलत कर रहे हैं? कुछ लोग फिर दुआई देंगे कि उन्होंने तो ड्रिंक कर रहे थे, कि भाई ड्रिंक करते हैं, जब घर पे आके भूल जाते हैं कि माँ को माँ ही कहते हैं, बहन को बहन ही कहते हैं, बेटी को बेटी ही कहते हैं। ये सब बहाने हैं। ड्रिंक करने के बाद एक व्यक्ति को पूरा होश रहता है, वो सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतनी नीच हरकत कर दे। ये सब अब मानसिकता ही खराब होना, तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको पता है फांसी होने वाली थी ना उस दिन, अदालत 2-2 ढाई बजे खुल रही थी। उसमें से एक की वाइफ कह रही थी ना, मैं तो इसकी ना विधवा नहीं बनना चाहती, मुझे तो इससे तलाक चाहिए अभी। मेरी बहन तो विधवा उसी दिन हो गई थी जिस दिन तेरे पति ने ऐसे काले कारनामे किए थे। क्या करेगी ऐसे बंदे के साथ रह के तू? हाँ, तू भी तो एक स्त्री है। क्या मतलब है ऐसे लोगों का पक्ष लेने का? कोई फायदा नहीं है, है ना। एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, मार डाला उसको, उसके बॉडी पार्ट पूरे डैमेज कर दिए। मानव कहलाने लायक लोग नहीं है। और उसमें से एक है, उसकी बहन कह रही थी नहीं नहीं मेरा भाई तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बहन तेरे ही भाई ने ना वो डायरी बनाई, मतलब ड्राइंग उसने पूरी तैयार की है, दरिंदा नाम से। दरिंदे थे तो यही बनाएंगे ना। उसका पेज आप यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, सर्च कर लेना आपको। एक उसने पेज लिया और उसमें ऐसे हाथ बना दिया और यहाँ पे 5 लड़कों की फ़ोटो बना दी और यहाँ फांसी की निशान बना दिया उनके, और यहाँ पे एक लड़की है। कौन बनाएगा ऐसी चीज़ें? अरे यार, जो करेगा वही तो बनाएगा ना। साफ ही नज़र आ रहा है दरिंदे लोग थे और दरिंदे जैसी हरकतें रही इनकी। तो बहुत ही था। फांसी वाले दिन से शुरू करते, जब रात को इनको पूछा गया ना 4 जनों को, तुम खाना वाना क्या खाओगे? 2 ने तो साफ मना कर दिया, 2 जनों ने चाउमीन मंगवा के खाई। यार आप खुद समझ सकते हैं, यदि किसी को कल पता हो कि यार 5 या 6 बजे मैंने फांसी होने वाली है, कितनी घुटन भरी वो रात होती होगी उसके लिए, और रहनी भी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। शायद उस रात को तो इनको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि शायद उस दिन हमने ये नहीं किया होता तो ये सब नहीं हो रहा होता, है ना। तो बस फाइनली फिर सुबह इन लोगों को फांसी हो गई। और फांसी के बाद डॉक्टर एक बार फांसी लटकाने के बाद डॉक्टर खुद मतलब एक बार चेक करता है कि मरे हैं या नहीं मरे हैं। और चेक करने के बाद इनका पोस्टमार्टम भी किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद फिर शव जो हैं इनके परिवार को दिए जाते हैं कि लीजिए अपने होनहार औलादों को, कीजिए इनका अंतिम संस्कार। ऐसे नीच पापी दुष्ट लोगों का फांसी से भी बदतर सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता के खिलाफ ऐसी चीज़ें होती हैं। और क्या कहें यार, मतलब जिस कोख से जन्म लेते हैं उस कोख को नोचने पे कैसे उतारू हो जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, कैसे इनको मानव कहना, ये पुरुष कहलाने लायक है ना, ये मानव कहलाने के लायक है? कौन ऐसे लोग हैं ना, क्या इनके बारे में अपन बात करें। तो बस उस दिन फांसी हुई ना यार, इतना अच्छा लग रहा था कि चलो किसी को तो न्याय मिला इस देश में। अपने देश में बहुत रेप होते हैं यार, ये तो बहुत कुछ केस सुनते या पढ़ते या देखते हैं हम, जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं। कुछ केस तो बीच में ही सलट जाते हैं, समझौते हो जाते हैं, किसी की आने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो ये सब चलता रहता है। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ एक और, पहले रेप होने के बाद में 2 फिंगर टेस्ट होता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस पर रोक लगाई है कि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है रेप को टेस्ट करने का। एक तो कोई पीड़ित पहले रेप हुआ है उसका, अब डॉक्टर और 2 फिंगर से चेक कर रहे हैं रेप हुआ है नहीं हुआ है। भाई ये ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ना बाद की, ये ऐसे मानो कि रोज़ रेप करवाने के समान होती है। मेडिकल हो गया, पुलिस हो गया, कानूनी प्रक्रिया हो गई, रोज़ कोर्ट के चक्कर हो गए, उन अपराधियों से आमना सामना हो गया। तो ये रोज़ ही रेप होने वाली बातें हो जाती है। और रेप शरीर का तो होता ही है भाई साहब, वो मन का होता है, किसी की आत्मा का होता है ना। मानसिकता क्या है कि अपने घर की बहन बेटी है ना, वो तो सब ठीक है ना, दूसरे की बहन बेटी है क्या उपभोग की वस्तु है क्या? तोड़ो मरोड़ो, जी मैं जैसे करो और वैसे पटक दो, ये क्या तरीका है ऐसे नीच लोगों का। और दूसरी, इस केस के अंदर सबसे पहली चीज़ ये हुई थी कि आरोपियों के जितने भी निर्भया की बॉडी पे जो दांतों के निशान मिले ना, उन निशानों को लेके और उन जितने भी अपराधी हुए ना, उनके उनके टीथ का जो मेजरमेंट लेके, और सबसे पहले इस चीज़ को भी मैच किया गया था कि ये दांतों के निशान इन्हीं के या नहीं है। इस तरह की जांच भी पहली बार इसी केस में की गई थी। तो भाई बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और फास्ट ट्रैक मतलब कितना, कब फास्ट करोगे यार? 6 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर होना चाहिए फास्ट में। लटके रहते हैं केस, लटके रहते हैं। मतलब भाई जो निर्भया की माता जी है ना, उनका नाम है आशा देवी। मैं सच में कहती हूँ भाई, आशा देवी ही हो आप।
एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए यार अपनी बेटी को खोने के बाद में, फिर ऊपर से केस भी लड़े। कुछ लोग तो ये भी सोच के रह जाते हैं कि भाई अपनी बेटी तो गई, अब लड़के भी अपन क्या कर लेंगे, बट नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात लड़ा। और इस लड़ाई के बीच में ना बहुत टीका टिप्पणियाँ चलती थी बड़े बड़े वकीलों की। कुछ वकील कहते औरतें वकील है ना, माफ़ कर दो बहन, तुम्हारे घर में हो जाए तो तुम माफ़ कर दोगी क्या? कोई नहीं करता यार, अपने घर में होता है जब ना। नैतिक शिक्षा की बातें ना दूसरों को बताने के काम आती है। मतलब इतनी गंदी गंदी बयानबाजी हुई, बड़े बड़े वकील जो थे साथ में कह रहे थे कि नहीं हमारे जो ये ना क्रिमिनल ना, इनका तो कोई दोष ही नहीं है, तो बिल्कुल मासूम। अरे भाई मासूम है तो इन्हीं को क्यों उठा के लाई पुलिस? भाई देखिए कहीं ना कहीं सबूत मिलता है किसी के खिलाफ तभी तो एक्शन होता है ना। हर किसी के घर से तो छोरा उठा के नहीं ले गई ना पुलिस। सोचने वाली बात है, इतने बड़े बड़े पदों पे होते हैं वकील, होते हैं अंट शंट बयान देते हैं बिल्कुल, कोई जिनका सिर ना पैर। उसमें से कोई कहता है कि ना एक ने तो आत्महत्या पहले ही कर ली है, तो बस एक लड़की मर गई एक आत्महत्या हो गई तो बराबर हो गया, बाकी को माफ़ कर दो। कैसे कर दो भाई? माफ़ है? माफ़ी के लायक है क्या? साले इंसान के कहलाने लायक नहीं है, काहे की माफ़ी दे दो ऐसे लोगों को? समाज के लिए खतरा है चलते फिरते, कोई वो नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि जिन लोगों की शादी हो गई है वो लोग रेप में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगी यार, ये सब है ना एक दिन की बातें नहीं होती है कि समाज में आज रेप हो गया है। सारी चीज़ें ना समाज से ही निकलते हैं। ये पुरुषवादी जो सत्ता है, पुरुष सत्तात्मक जो सोच है हमारे समाज की, ये सब फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट वापस से ये समाज पे ही आता है। समाज की बातों का प्रभाव समाज पे ही पड़ता है वापस में। तो यही कहूँगी यार कि है ना स्त्रियों का सम्मान करें, बालकों का सम्मान करें, यौन अपराधों में तो कमी होनी चाहिए भाई, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, तो यही कहूँगी यार अपनी सुरक्षा के प्रति ना स्वयं को अपन को ही अलर्ट रहना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा को भी रह के आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बाद की कानूनी प्रोसेसर है ना उसमें तो अपना मतलब उसको तो छोड़ ही दो यार, भूल ही जाओ। अपन अपने बिहाफ पर अपने तरीके से और अपन कितना जागरूक रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं अपने आप से, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस हर केस से शिक्षा लेने को मिलती है। और जिस दिन फांसी हुई ना यार, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इस दिन को मैं कभी नहीं भूलती कि चलो किसी को तो न्याय हुआ। और जितनी भी और बहनें हैं जिनके केस लगे हुए हैं कोर्ट में, मैं तो चाहती हूँ यार उन लोगों को भी सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो अंत में जाते जाते यही कहूँगी, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करें और अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सभी को अंतिम नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।